स्वागत है आपका। इस बारी हम लास्ट जो कर रहे थे उसको ही कंप्लीट करेंगे और ग्रुप बाय ऑपरेशन को फाइनल कर लेंगे। तो ये 3 कॉलम थे, मैंने इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको रीड भी कर लेता हूं आर में। रीड डॉट डिलिम क्लिपबोर्ड, आपका डेटा आ गया, ठीक है। और अब हम डीप्लायर लोड कर लेते हैं। डीप्लायर लोड हो गया, ओके। अब हम क्या कहते हैं कि टेक द डेटा ग्रुप बाय, कौन से महीने, किस पे ग्रुप बाय करना है, मंथ पे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा कुछ रिजल्ट चाहिए। ग्रुप बाय ऑपरेशन ऐसे ही होता है, राइट। हाँ, तो ग्रुप बाय ऑपरेशन करने के लिए मंथ क्या करना है, मुझे समराइज करना है। किस पे करना है, किस पे करना है मेरे को? एवरेज सेल्स पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा मीन सेल्स ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, सम ऑफ सेल्स। इसको करने का इजी तरीका भी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही टेबल जनरेट करेगा जैसा आपका पिवट कर रहा है। ये एक तरीका हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो समझ में आ गया मुझे कि ये समराइज ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये मंथ का सॉर्ट ऑर्डर का, ठीक है ना। तो ये बाई जो है आपके एक्सेल में, ये जनवरी से फरवरी इस तरह से दिसंबर तक सॉर्ट होता है। आर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आर इसको टेक्स्ट की तरह ले रहा है। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको अरेंज कर लो इसके ऑर्डर पे। कैसे करोगे ऑर्डर पे? तो यहां पर आप एक टेबल बना सकते हो मंथ का। और वो कैसे बनाएंगे? तो मैं यहां लिखता हूं डेटा डॉट फ्रेम और मैं कहता हूं मंथ। टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक कमांड होता है आर में, मंथ डॉट नेम करके, और यहां पर होता है मंथ नम। इसको करने का और भी इजी तरीका भी है, मैं सिर्फ ये खेलने के लिए बता रहा हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये देखो, जनवरी सबके अगेंस्ट नंबर आ गया। अभी क्या करोगे, इस टेबल को इस टेबल से ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। इनर ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो कर दो। तो मैं यहां पर इनर ज्वाइन इस टेबल को, मंथ टेबल को मेरे समराइज वाले टेबल से कर देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बाई ऑफ मंथ। सो यहां पर मंथ नम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल को सॉर्ट कर दो, तो अरेंज ऑफ मंथ नम, ठीक है। और यहां से आप हटा सकते हो अगर मंथ नम को हटाना है तो। मैं बस शो कर रहा हूं ये कि आप इस तरह का ऑपरेशन पूरा पॉसिबल है आर के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह का आउटकम है जो आउटकम यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेशन क्या है। तो ये आपका ग्रुप बाय ऑपरेशन आर के अंदर, जहां पर आपने समराइज कमांड को यूज करके एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर उसका मीन और सम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद इसको अरेंज करने के लिए हमने ये सब किया है। इसको करने का और भी इजी तरीका है। एक तरीका ये है और कि इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, और फैक्टर में जो डेटा है जनवरी फरवरी को उसी ऑर्डर में रखो, सो दैट आपके फैक्टर के लेवल को जब आप सॉर्ट करो तो आपका जो डेट नंबर के हिसाब से वो सॉर्ट आ जाए। तो वो भी एक तरीका, आप उसको कर सकते हो। आप गूगल करोगे आपको 50 तरीके और कर जाएंगे। हमने यहाँ पर एक बहुत बेसिक तरीका यूज कर लिया है, किस तरह से डेटा फ्रेम बना करके ये कर लो, ठीक है। चलो, ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अगर इसी चीज पे अगर मेरे को ये वाला टेबल कैलकुलेट करना है, बनाना है, जो हमने ये 3 कॉलम और बनाया, ये करना है, तो कैसे करोगे? तो मैंने ये बोला है कि ये समराइज ऑपरेशन नहीं है, हमने समराइज ऑपरेशन को यहाँ लुकअप करके म्यूटेट में ऐड किया है। तो यहाँ आर में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो म्यूटेट है वो ये काम अपने आप कर सकता है, तो आपको लुकअप करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ मंथ लिख दिया, और बस क्या करेंगे, हम इस कोड को उठाया, हमने कॉपी पेस्ट किया, और समराइज की जगह आपको बस क्या कर देना है, म्यूटेट यूज कर देना है, बस। अगर आप इसको चलाओगे तो बिल्कुल यही वाला टेबल जनरेट होगा इतने कॉलम्स के साथ, ठीक है। लास्ट वाला कैलकुलेशन नहीं हुआ। लास्ट वाला कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और म्यूटेट लगाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है आपका एवरेज सेल्स बाई सम सेल्स। तो आप ये लिखोगे एवरेज डॉट सेल्स बाई सम ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको आप चलाते हो, एक बारी हम इसको देख लेते हैं ये सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है, हमेशा चेक करना अच्छा होता है। ठीक है, तो 0.2517, 0.133, 0.30, 0.31, 0.037, 0.104, 0.149, 0.219, ठीक है ना, ये करके ये वाला जनवरी को भी मैच कर लेते हैं, हमेशा एज केसेस से मैच कर लेंगे 0.3614। ओके, तो ये कैलकुलेशन जो है ठीक हो रहा है। सो ये आप देख सकते हो, हमने सेम टेबल जो हमने एक्सेल में बनाया था वो आर में भी बड़ी आसानी से उसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ये म्यूटेट है। क्यों म्यूटेट है? क्योंकि हम यहाँ पर एडिशनल कॉलम, एग्जिस्टिंग टेबल में एडिशनल कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं। तो दो कॉलम जो कैलकुलेट हुए हैं वो ग्रुप बाय ऑपरेशन की वजह से कैलकुलेट हुए। जो तीसरा है वो जो कॉलम कैलकुलेट हो उनको यूज करके कैलकुलेशन किया है। तो जब आपको नए कॉलम बनाना हो एग्जिस्टिंग टेबल में तो आप यूज करेंगे म्यूटेट। अगर आपको डेटा को बस समराइज करना है, पिवट करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे जो है आपका ग्रुप बाय और समराइज। और कई बार समराइज इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल टेबल में इंसर्ट करना है तो आप ग्रुप बाय के साथ म्यूटेट यूज करोगे तो आपको सेम तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि ये यहां पर हुआ है। तो ये समराइज इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल टेबल में इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप म्यूटेट ही यूज करोगे। ठीक है ना, तो ओरिजिनल टेबल में आपको ओरिजिनल रोज के अंदर चेंजेस देखने हैं, आप हमेशा नए कॉलम क्रिएट करने हैं, आप हमेशा म्यूटेट यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया हो कि ग्रुप बाय म्यूटेट में अंतर क्या है और ग्रुप बाय म्यूटेट का ऑपरेशन कैसे करना है ना। अच्छा, इसी चीज को करने का ना थोड़ा इजियर तरीका और है डीप्लायर में। तो डीप्लायर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बहुत चेंजेस हुए हैं इसमें। तो इसी चीज को मैं सेम चीज को मैं करता हूं और ये मॉडर्न और राइट वे है ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो समराइज लिखोगे ना आप, इसमें आप अक्रॉस यूज करना। अक्रॉस में आप कोई भी कॉलम का नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एवरेज सेल्स को ही मेरे को यूज करना है। और मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को ना दो फंक्शन यूज करने हैं, मीन और सम। देखो सेम चीज कैलकुलेट हुई है, बट अक्रॉस क्या कहता है? अक्रॉस कहता है कि जिस कॉलम पे आपको इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करना है और जो भी फंक्शन को एग्रीगेट करना है, तो जो भी फंक्शन को एग्रीगेट करना है उसको आप लिस्ट कमांड के अंदर डाल दो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ मीन और सम कैलकुलेट करना था, और देखो नाम अपने आप इसने चेंज कर लिया है। मैंने नाम यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट नाम लिखे थे, बट यहाँ पर ये देखोगे नाम इसने अपने आप जनरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर नेम लिस्ट डाल रहा हूँ, लिस्ट के नाम है यहाँ पर। अच्छा, यहां पर वो कॉलम डालने हैं जो कॉलम पे आपको कैलकुलेशन करना है। पर सपोज करो कि मेरे पास एक ही कॉलम है और जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है, तो उसका नाम लिखना जरूरी है क्या? तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट क्लॉज में मैं कहता हूं यहाँ पर मेरे को पास दो ही कॉलम है, मंथ और एवरेज सेल्स, मेरे को यही दो कॉलम मैंने यूज करना है, तो आप ये ना इसको हटा भी सकते हो पूरा। ठीक है, अच्छा ये चला नहीं, उसके पीछे दूसरा रीजन है। आप यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको डॉट कॉल्स एवरी थिंग इस तरह से आप डाल दो तो ये चल जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे कॉलम जो एग्जिस्टिंग है, तो इसमें दो ही कॉलम चूंकि लिए हैं तो ये यहां पर इस तरह से चल जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप सेलेक्ट अगर यहां पर नहीं लिखते हो और बाद में आपको रियलाइज होता है कि ओके सेलेक्ट नहीं लिखा है, तो यहां पर आपको कॉलम के नाम डालने पड़ेंगे जो कि हमने पहले जैसे लिखा था। ठीक है, नाउ इसके ना बहुत सारे और तरीके हैं इसको करने का। तो जो पुराना तरीका है वो समराइज एट और समराइज ऑल, आपको वो सब समराइज ईच ये सब करने की आपको ये जरूरत नहीं है। आप समराइज के साथ अक्रॉस यूज करके आप कॉलम वाइज कंप्यूटेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आप थोड़ा सा ना समराइज ऑल पे का डॉक्यूमेंटेशन खोलो तो ये कहता है स्कोप्ड वर्ब्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द यूज ऑफ अक्रॉस। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको कह रहा है कि आप अक्रॉस यूज करो रादर देन समराइज एट, समराइज ऑल, समराइज इफ, और जो भी आप यूज करना चाह रहे थे उसकी जगह आप
समराइज के साथ अक्रॉस यूज कर लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि इसको करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है ना, अक्रॉस के साथ चीजों को करने का। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाता है कि यार अगर मेरे को काउंट निकालना है तो कितने अप्रैल हमने देखे हैं, कितने अगस्त देखे हैं, काउंट निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अक्रॉस के बाहर ऐसा कुछ लिख दो तो बाजू में काउंट आ जाएगा, इसका नाम भी डाल सकते हो। अब यहां पर आके ना थोड़ी चीजें अंडरस्टैंडिंग में, अब कहोगे कि ये एन अंदर क्यों नहीं डाला हमने, तो अब सोचो यार, ये जो मीन है और जो समय कैलकुलेट हो रहा है ये आपके हर महीने के लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सेल्स का अगर यहां पर 2 कॉलम होता, सेल्स की जगह कोई और कॉलम भी होता, तो मीन और सम तो दोनों का अलग होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एम्प्टी कार्स का, और मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं मेरे को इसमें मैं सेलेक्ट कह रहा हूं CYL MPG ड्रैग, और मैं समराइज, ठीक है, अक्रॉस फंड्स लिस्ट ऑफ मीन इक्वल टू मीन, सम इक्वल टू सम। अब देखो क्या मैं जो काउंट की बात कर रहा हूं उसका मतलब क्या, तो देखो मीन MPG, मीन सम, ड्रैट मीन और ड्रैट सम आ गया। अगर यहां पर मैं काउंट लिखूं, एक काउंट का कॉलम बनाऊं और ऐसा लिखूं तो ये कोड मक्खन जैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा इसलिए ठीक भी है क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मीन सम 4 का, अगर मैं सिलेंडर 4 को फिल्टर कर लूं, अगर मेरे डेटा फ्रेम में एम्प्टी कार्स में अगर मैं कहूं कि सिलेंडर 4 वाली कितने रोज हैं, तो ये टोटल 11 रोज। तो अब मीन कैलकुलेट हो रहा है, सम कैलकुलेट, डजंट मैटर, काउंट की एक ही वैल्यू है। तो अगर मैं पहले तो ये एन ना अंदर चलेगा नहीं, ठीक है, पर अगर किसी तरह से आपने एक मान लो कोई तरीके से उसको चला लिया, जैसे आपने एन रो फंक्शन लगा दिया, ठीक है, और उसको चलाया, तो आपको पता है ये बहुत ही वियर्ड रिजल्ट क्यों देगा। सही रिजल्ट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप एक चीज नोटिस करना है यहां पर कि आपको एमपीजी का अलग काउंट और ड्रैट का अलग काउंट मिल रहा है जो कि सेम वैल्यू है। तो जो समराइज है ना उसके अंदर काउंट सेंस नहीं बनाता क्योंकि वो रिपीटेशन है सेम इंफॉर्मेशन का। इसीलिए जो है आपका एन जो है, अगर इसके अंदर आप एन लिखोगे ना ये नहीं चलेगा, क्योंकि डीप लेयर को ना, डीप लेयर कंटेक्स्ट के हिसाब से चलता है, तो कुछ कुछ फंक्शन ना पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वैलिड नहीं होते, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये काउंट आपको अगर अंदर किसी रीजन से करना पड़ गया तो आप एनरो या लेंथ यूज कर लेना, इससे हो जाएगा। बट इन जनरल अगर आपको काउंट यूज करना है तो आप अक्रॉस के बाहर यूज करोगे, ठीक है ना, ऐसे, ये राइट वे है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अंदर एन क्यों नहीं चलता। अगर अंदर एन चलने लगा तो आपको हर कॉलम के अगेंस्ट अलग अलग काउंट मिलेगा जो कि रिडिकुलस है, जिसका सेंस नहीं बनाता, ठीक है ना। हाँ, डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए तो उसके लिए एन डिस्टिंक्ट फंक्शन है जो आपका चल जाएगा, यूजफुल है, तो वो चल जाएगा। बट एन जो है अंदर अक्रॉस के अंदर नहीं चलेगा, इसका सेंस नहीं बनता। और किस तरह का डेटा का सेंस नहीं बनता, तो यार मुझे याद है जब हम SAS करते थे तो उसमें एक क्वेश्चन होता था कि फर्स्ट किसी भी ग्रुप बाई एलिमेंट में, मान लो मैं एम्प्टी कार्स को ऐसे सेलेक्ट करता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये वाला कोड। इसमें कोई कहता है मेरे को कि मेरा पहला रिकॉर्ड मुझे चाहिए, इस फोर्थ सिलेंडर इक्वल टू 4 में फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट रिकॉर्ड चाहिए। तो SAS के प्रोग्रामर ना फर्स्ट डॉट लास्ट डॉट पे बड़ा स्टक कर जाते हैं। तो ये ना आर में बहुत इजी है, अगर मेरे को सेम चीज करना है तो उसके लिए ग्रुप बाई, तो हर चीज आर में ग्रुप बाई, डीप्लायर में ग्रुप बाई समराइज नहीं होती। बहुत लोगों को ये भी गलत फहमी है कि जो डीप्लायर है ग्रुप बाई समराइज ही करता है, नहीं, ये सही नहीं है। एक्चुअली
बहुत कुछ ये करता है। ग्रुप बाय समराइज वन ऑफ दी उसका वो है फीचर्स है जो बहुत पावरफुल है। इसमें एक स्लाइस करके कमांड है। तो अगर मैं जैसे 1:2 लिखता हूं ना, तो ये देखो, ये पहला 2 रिकॉर्ड दे रहा है, ग्रुप 4 का ना पहला 2 रिकॉर्ड दे रहा है 22.8 और 24.4। ग्रुप 6 के 2 रिकॉर्ड दे रहा है, और जो ग्रुप 8वां इसके 2 रिकॉर्ड दे रहा है। ठीक है, आप इसी तरह से ना लास्ट के 2 रिकॉर्ड अगर उठाने हो तो वो भी कर सकते हो आप। इसके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये देखो, तो 26 और 30 लास्ट के 3 रिकॉर्ड यहां पर उठाया। मैं यहां पर 1 कर देता हूं, लास्ट के अगर 2 रिकॉर्ड उठाने हैं तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम तो 30 और 21.4। तो अगर ओरिजिनल टेबल में आप देखोगे, ये देखो 30 और 21.4। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बाय ऑपरेशन काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना, ग्रुप बाय ऑपरेशन इस केस में कैसे काम कर रहा है, ये स्लाइस कर रहा है डेटा को। ठीक है ना, तो स्लाइस कई बार हो सकता है पहला 2 रिकॉर्ड चाहिए आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, आखिरी का 3 चाहिए, पता नहीं, हो सकता है इस तरह का कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए। तो अगर इस तरह का करना पड़ जाए तो आपको स्लाइस इसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप बाय म्यूटेट, बहुत सारा ऐसा इसके अंदर फंक्शनैलिटी है जो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से हम सोचते हैं। जैसे एक और फंक्शन है म्यूटेट। म्यूटेट में आप मान लो एक फंक्शन बनाते हैं टाइल, और मैं कहता हूं एन टाइल ऑफ एम्प्टी कास्ट 5। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो यहां पर प्रॉब्लम विथ म्यूटेट इनपुट टाइल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड टू। हाँ, तो ये कह रहा है कि ये मैं ग्रुप बाय नहीं कर सकता। तो इसको मेरे को सबसे पहले अनग्रुप करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको अनग्रुप कर लेता हूं। अभी भी ये नहीं चल रहा। ठीक है, कह रहा है टाइल कांट बी रिसाइकल्ड टू टाइल इज एन टाइल दिस। अभी एम्प्टी कार्स क्यों लिख दिया मैंने, एमपीजी होगा। ठीक है, ये एक टाइल का डेटा है। हालांकि अनग्रुप करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, अनग्रुप कर देना चाहिए इस केस में, क्योंकि मैं ग्रुप वाइज ये इंफॉर्मेशन नहीं उठा रहा हूं, तो मेरे को अनग्रुप करना चाहिए एक्चुअली। अगर मैं अनग्रुप नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, इसको अनग्रुप नहीं करते हैं और इसको चलाते हैं, तो इमीडिएटली आप देख सकते हो यहां पर रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अभी जो ये ग्रुप बन रहा है ना, ये जो टाइल क्रिएट हो रहा है ग्रुप वाइज क्रिएट हो रहा है। बट जब मैं अनग्रुप करता हूं तो ये आपको जो टाइल क्रिएट करेगा ये ओवरऑल डेटा पे करेगा। अब कहोगे भाई ये एंटाइल कर क्या रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। गुड क्वेश्चन, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आया तो बहुत सही क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अनग्रुप रहने दो, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं यहां पर एक और समराइज लिखता हूं और मैं कहता हूं मिनिमम एमपीजी को टाइल किया ना, तो मिनिमम ऑफ एमपीजी, मैक्सिमम ऑफ एमपीजी। ये बहुत यूजफुल कमांड है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं उसमें डेसाइल क्रिएट करना पड़ता है, राइट, हमको कई बार, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है ना। राइट, और हम कहते हैं ग्रुप बाई टाइल। अब देखो ये बहुत ही मजेदार चीज बताएगा, तो मुझे ऑपरेशन बहुत पसंद है। ये टाइल क्या कर रहा था पता है, टाइल ना 5 वैल्यूज क्रिएट कर रहा था तुम्हारे डेटा में। हाँ, कौन से कॉलम के बेसिस पे, एमपीजी कॉलम्स के बेसिस पे। और टाइल 1 को ऐसे डिफाइन कर रहा था, वो कह रहा था टाइल 1 की वैल्यू 1 है जब एमपीजी की वैल्यू इन दोनों रेंज के बराबर है। ठीक है, टाइल 2 की वैल्यू जो है वो 2 तब है जब एमपीजी की रेंज 15 से 18 के बीच में। टाइल 3 की वैल्यू 18 से 21 के बीच की है, टाइल 4 21 से 24 के बीच में, और टाइल 5 जो है 26 से लेके 44 तक के बीच की है। ये इस तरह से टाइल क्रिएट हो रहा था। तो ये जो एन टाइल फंक्शन है ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे डेटा को बिन्स कर देता है, बिन बना देता है। तो अगर तुमको कभी लाइफ में बिन बनाना पड़ गया, ठीक है ना, तो तुम एन टाइल फंक्शन यूज कर सकते हो ना। अब तुमको शायद समझ में आ रहा होगा कि अनग्रुप का क्या मतलब है। अगर ये मैं छोड़ दूं ऐसे,
तो यहां पर जो ये सिलेंडर के साथ जो एंटाइल बना रहा है, ये ओवरऑल डेटा पे नहीं चलेगा, ये हर ग्रुप पे अलग अलग चलेगा। तो कहने का मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस तरह से वैलिड है, ये देखो। सो अगर सिलेंडर की वैल्यू 4 है तो ये पांचों टाइल का ना जो कट ऑफ है वो कुछ ऐसा है। अगर सिलेंडर की वैल्यू 1 है तो टाइल 1 में 21 से 22.8 तक, 21.4 से 22.8 तक की वैल्यू है। बट यही इस केस में जो 6 नंबर्स का सिलेंडर है उसमें फर्स्ट टाइल की वैल्यू 17 से लेकर 18 के बीच में, 17.8 से लेकर 18.8 के बीच में। तो कई बार क्या होता है ना, तुमको ग्रुप बाय ऑपरेशन पे, अब ये टाइल हो सकता है किसी को इस तरह से बनाना हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट कई बार हो सकता है आपको ओवरऑल डेटा पे देखना हो। तो जब आपको ओवरऑल डेटा पे देखना हो तो आप यहां पर ग्रुप बाय को अनग्रुप कर लोगे, जैसे हमने पहले किया था, और फिर आप इस टाइल को देखोगे, तब यहां पर इस ग्रुप बाय का मतलब नहीं, क्योंकि आप ओवरऑल डेटा पे टाइल बना रहे हो, आप उस ग्रुप पे टाइल नहीं बना रहे हो, आप सिलेंडर पे टाइल नहीं बना रहे हो, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिलेंडर आप ये टाइल जो है पूरा एमपीजी का रिकॉर्ड पे क्रिएट कर रहे हो। तो आई होप ये ग्रुप अनग्रुप का भी फंडा क्लियर हो गया हो। तो कई बार ना तुमको अनग्रुप भी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है ग्रुप पे नहीं चलाना चाहते हो। तो ये स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी? ये स्टोरी वहां से स्टार्ट हुई थी कि हमने स्लाइस करना चालू किया था, हर ग्रुप पे मेरे को पहला 3 रिकॉर्ड, आखिरी का 2 रिकॉर्ड, इस तरह का चाहिए। अगर वो चाहिए तो आप ग्रुप बाय, पर लेट्स से ओवरऑल डेटा का ही तुमको पहला 2 रिकॉर्ड चाहिए या आखिरी का 2 रिकॉर्ड चाहिए, तो आप वहां पर ग्रुप बाय नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम था, ठीक है, अब मैं कोई बोले मेरे को पहला 2 रिकॉर्ड चाहिए, हो गया ना पहला 2 रिकॉर्ड, मेरे को कोई मत लेना देना नहीं, वो सिलेंडर 4 है, 8 है, 9 है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूं पहला 2 रिकॉर्ड बताओ। तो ये सिमिलर टू योर हेड कमांड है अगर देखना चाहो तो, बट हेड कमांड ग्रुप बाय के साथ उस तरह से नहीं चलता जैसे स्लाइस चलता है, ठीक है ना। बट यही चीज अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट जो है ग्रुप्स के लिए सही होगा, राइट, हर ग्रुप पे पहला 2 रिकॉर्ड। तो यही चीज यहां पर भी हो रही है, जो एंटाइल है ये यहां पर ग्रुप पे नहीं चल रहा है। अनग्रुप लिखने का मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप मैं ओवरऑल डेटा पे टाइल क्रिएट कर रहा हूं। हाउएवर अगर आप इसको हटा देते हो तब जो इंफॉर्मेशन वो कैसा होता है, फिर वो कहता है कि नहीं यार, अब मैं इस पे जो है ये ग्रुप पे चल रहा हूं, मैं सिलेंडर पे भी चल रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बाय, म्यूटेट, समराइज, अनग्रुप, है ना, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो म्यूटेट समराइज में बनते भी नहीं, जैसे स्लाइस ऑपरेशन है ना, ये म्यूटेट समराइज से बाहर क्रिएट हो रहा है। फिर तो बहुत सारे कंटेक्स्ट के बेसिस पे चलते हैं, राइट। जैसे मान लो ये टाइल है, ये ग्रुप बाय और अनग्रुप के साथ अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। फिर जैसे एन है, ये अगेन समराइज के अक्रॉस के अंदर नहीं चलता, ये अक्रॉस के बाहर चलता है। तो ना कई बार ना डीप्लायर में कुछ कुछ कमांड जो है कंटेक्स्ट के हिसाब से अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये ग्रुप बाय जब आप बहुत लिख लोगे डीप्लायर को, तब आपको ये चीज क्लिक कर जाएगी माइंड में कि कौन सा कमांड किस तरह से चलना चाहिए, और इसको समराइज में लिखना चाहिए, इसको म्यूटेट में लिखना चाहिए। ये चीज जो है, ये अगर एज ए बिगिनर आपको तकलीफ हो रही है तो एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा ना क्लियर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने पे ज्यादा क्लियर होता है, मुझे एटलीस्ट यही लगा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ये स्ट्रगलिंग लगता था डीप्लायर, बट ये एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इजियर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्रुप बाय, म्यूटेट और ये सारा ऑपरेशन क्लियर हो गया हो। हमने ये भी देख लिया कि हम मल्टीपल फंक्शंस भी लगा सकते हैं, आप खाली मीन सम नहीं, आप अपना कस्टम फंक्शन भी क्रिएट करके यहाँ पर उसको भी कॉल कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, उससे कुछ समझ में आया हो, ठीक है ना। अगले बार के लिए, सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगली बार के लिए बाय बाय। अगली बार हम करेंगे ggplot, और ggplot किसके साथ करेंगे, हम टाइडी डेटा भी देख लेंगे उसके साथ, और ggplot के साथ टाइडी डेटा भी देख लेंगे, और हम डीप्लायर ही यूज करेंगे ggplot को करने के लिए, मतलब पाइप ऑपरेशंस के साथ ही सारा का सारा काम करेंगे, सो दैट आपको एक फ्लो समझ में आ जाए कि किस तरह का कोड आपको लिखना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगली बार के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जय हिंद, जय भारत, बाय।